सर टॉपिक होगा आज का कि देखो जैसे कोई बॉडी मास m अगर v वेलोसिटी से चल रही हो तो इसके पास एक एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं सर काइनेटिक एनर्जी। आप इस पर ठीक है। उसी तरह से अगर कोई बॉडी हो और वो किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही होगी, नहीं m मास की बॉडी और किसी एक्सिस के अबाउट अगर वो रोटेट कर रही होगी, इसके पास ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या इसके पास इस टाइप की कुछ एनर्जी होगी जो घूमने की वजह से ओमेगा की वजह से काइनेटिक एनर्जी ही होगी। तो कितनी हाफ। हाँ अब यहाँ पे है क्या कि आपको ये चीजें एकदम बिल्कुल याद रखनी है कि m अगर लीनियर सेंस में मास जो वर्क करता है वही रोटेशनल सेंस में इनर्शिया वर्क करता है। तो सीधी सी बात है हाफ m के जगह पे i, v के जगह पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना। इसको कहते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सिंपल सी बात है हाफ mv स्क्वायर हाफ i ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? आइए इसे प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इसे समझ लें कि आखिर एग्जाम होता कैसे है। एक तो आपको ये एनालॉजी समझ में आई कि ऐसा ही होना चाहिए सर, इसमें प्रूफ की क्या जरूरत है? सही बात है, इसमें प्रूफ की क्या आवश्यकता है? होना तो ऐसा ही चाहिए, लेकिन थोड़ा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। ये किसी एक्सिस के अबाउट मान लीजिए रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के अबाउट। इस बॉडी में ये क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को कहते हैं ना। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब इसमें ढेर सारे मास होंगे। क्या ढेर सारा मास होगा? मान लीजिए ये मास यहां से r1 डिस्टेंस पे m1, r2 डिस्टेंस पे m2, r3 डिस्टेंस पे m3, इस तरह के ढेर सारे मासेस होंगे। सभी मास के पास ओमेगा होगा, अलग अलग कांस्टेंट। आपको याद होगा रोटेशनल मोशन में स्टार्टिंग में ही बताए थे कि लीनियर वेलोसिटी ना डिफरेंट होती है हर पार्टिकल की। कैसे बाबू? लीनियर वेलोसिटी कैसे डिफरेंट होती है? लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है जैसे मान लीजिए ये रड है, इस रड में ढेर सारे पार्टिकल होंगे। अगर इस रड को हम थोड़ा सा रोटेट कर दिए तो आप ये बताइए ये पार्टिकल यहां पहुंचा, ये पार्टिकल यहां पहुंचा, ये पार्टिकल यहां पहुंचा, ये पार्टिकल यहां पहुंचा। क्या सभी पार्टिकल ने सेम एंगल बनाया? हाँ, तो ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा बाय टी। भाई सेम टाइम में ये पार्टिकल थीटा एंगल बनाया, ये पार्टिकल भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो सभी पार्टिकल ने एंगल सेम बनाया उतने ही टाइम में, तो सबका ओमेगा भी सेम होगा। भाई इसके लिए ओमेगा थीटा बाय टी लिखिएगा, इसके लिए भी थीटा बाय टी, इसके लिए भी थीटा बाय टी, तो सेम आ रहा है। वेलोसिटी की बात कर ले रहे हैं। आप बताइए ये पार्टिकल ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी लीनियर वाली, ये ने कम, इसने कम, इसने कम, तो जो डिस्टेंस है ट्रेवल बाय द सेम टाइम में हर पार्टिकल ने अलग अलग ट्रेवल करी है, इसलिए इसकी लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है, ओमेगा सेम होता है। रोटेशनल मोशन की सबसे खास बात ये होती है कि इसके पास ओमेगा सेम होता है, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है। क्लियर? तो सबके पास कांस्टेंट ओमेगा होगा, सबके पास सेम ओमेगा होगा। अगर हम सिर्फ इसकी काइनेटिक, अब बताइए इसके पास वेलोसिटी भी होगी ना हर पार्टिकल की। मान लीजिए हर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम नहीं होगा, जरूरी है। ये पार्टिकल मान लीजिए अभी इधर मूव कर रही है, हो सकती है इसकी वेलोसिटी की टेंडेंसी इधर हो सकती है इसकी वेलोसिटी की टेंडेंसी इधर हो, नहीं तो सबकी वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। हाँ या ना? बोलो। v3, v1, v2 सभी की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है ना होगा हर पार्टिकल का। हर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग होगा। कैसे? ये रड है, ये रड यहां गया, इस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी अगर इधर होगा, ये पार्टिकल जब यहां जाएगा इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन वही रहेगा। हर पार्टिकल की वेलोसिटी। चलो अब बोलोगे सर इस पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां है और ये पार्टिकल जब यहां पहुंचेगी इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सर इसके पैरेलल होगा, इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं।
नहीं, हर पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, या सेम ही होगी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी है ना सबके पास अपनी खुद की, लीनियर अलग अलग आया ना, सबकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी ना बाबू, आया ना। अगर हम सिर्फ इसके पास मास है, इसके पास वेलोसिटी है, क्या हम लोग इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं? अगर हम टोटल सिस्टम के हर इंडिविजुअल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखनी चाहे, टोटल इसका इंडिविजुअल हाफ m1 v1 स्क्वायर चलेगा, उसी तरह से हाफ m2 v2 स्क्वायर डॉट 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 डॉट, कोई दिक्कत? टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1। एक बात बताइए जरा हमें, एक बात बताइए जरा हमें, वेलोसिटी आपको v इक्वल टू याद होगा, लीनियर वेलोसिटी परपेंडिकुलर वाली r ओमेगा, तो v1 इक्वल टू r1 ओमेगा सेम, v2 इक्वल टू r2 ओमेगा, v3 इक्वल टू r3 ओमेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि v को ना एक्सप्रेस कर रहे हैं, हाफ रहने देते हैं कॉमन सब में, m1 ले लेते हैं, v1 के प्लेस पे क्या लिखेगा बाबू, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर, समझ पाए बात को, r2 ओमेगा स्क्वायर सबका ओमेगा। एक काम और करते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है, ओमेगा कॉमन आ जाएगा बाबू, बच्चा ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, वेरी गुड, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, क्या जाना मैं तो पहचाना टर्म है। एक बात बताओ, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, m1 r1 स्क्वायर का सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होगा, होगा क्या? आप इसे सम ऑफ i1 i2 i3 टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ i ओमेगा स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी क्या कहलाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसे क्या कहते हैं हम लोग, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, छाप लीजिए। यहां पे आई क्या है बाबू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग बॉडी, जो भी रोटेटिंग बॉडी होगी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, क्लियर है? ठीक है, एक सवाल देख लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट मास है, m1 या मान लो m1 m और m, दो आइडेंटिकल मास है, इसको हमने क्या किया, एक मासलेस रड से, है ना, मासलेस रड से कनेक्ट कर दिया। मासलेस रड का मतलब हो गया क्या कि आपको किसी एक्सिस के अबाउट दो पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मासलेस मतलब ये रड नहीं है, बस कनेक्ट किए हैं, और बीच में एक खुट्टा गाड़ दिए, खंभा, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट मिडवे में, ये L/2 ये L/2 पे, और इसे घुमा दिए ऐसे, नहीं घुमा के छोड़ दिए, मतलब यह घुमा दिए, तो जब ये घूम रहा होगा ओमेगा से दोनों बड़ी, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, हाँ या ना? कौन सी वाली, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, कितनी कितनी, मास m है, इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ i ओमेगा स्क्वायर, बोलो कोई दिक्कत नहीं, तो कितना होगा हाफ i ओमेगा स्क्वायर बाबू, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसका बताओ तो कितना होगा, i की बात कर ले, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से कितना डिस्टेंस है सर, L/2, m r स्क्वायर होता है L/2 स्क्वायर, क्योंकि ये पॉइंट मास है, अगर रड होता ना तो फिर जो कंटीन्यूअस बॉडी रड वाला कंसेप्ट लगता ml स्क्वायर, और क्या ये इधर वाला भी इतना ही होगा जिसमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर, हाँ यार सॉल्व करें तो कितना आया सर, 2ml स्क्वायर बाय 4, तो ये नेट हो गया आपका ml स्क्वायर बाय 2 आया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा कितना है इसका, ओमेगा को ओमेगा ही रहने दीजिए, ओमेगा क्या लिखिएगा, ओमेगा को ओमेगा रहने दीजिए, ओमेगा गिवन था हमारा, काइनेटिक एनर्जी आ गई इसकी टोटल कितनी, हाफ i की जगह पे
ml² 2 और ओमेगा स्क्वायर, हाफ हाफ 4 हो जाएगा ना, तो कुल मिलाकर हो गया आपका 1/4 ml² ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी है तो यूनिट तो जूल ही रखोगे ना बाबू, नहीं ये तो जूल ही रहेगा। छपी। आप ये बताओ, इसे अगर ओमेगा से रोटेट करवाना चाह रहे हैं, वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप इसे रोटेट करवाना चाहते हैं तो वर्क नहीं करना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा? जैसे होता क्या था कि अगर आप ट्रांसलेशनल मोशन में देखें, ये बड़ी m मास की थी, F फोर्स लगा जिसकी वजह से अगर ये S डिस्प्लेस होता है तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते थे, नहीं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता था। यहाँ पे कुछ ऐसा ही नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि वर्क डन कौन करेगा? फोर्स करेगा ना, टर्क करेगा। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? ऐसा ही कुछ होना चाहिए। मतलब एक तरह से भले ये फॉर्मूला हो ना हो, लेकिन होगा तो ऐसा ही ना। यहाँ पे वर्क डन कौन करेगा? टर्क करेगा। तो लगाएंगे हेडिंग वर्क डन बाय टर्क। यहाँ पे रोटेशन में वर्क कर रहा होगा टर्क, वर्क डन बाय टर्क, वर्क डन बाय टर्क इन रोटेटिंग बॉडी। नहीं, बॉडी को रोटेट करवाने में जो वर्क होगी वो टर्क करेगा। कितना होगा देखो, वैसे ये F इक्वल W इक्वल टू F इंटू S ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, कंडीशनल है। लेकिन ये वाला जो फॉर्मेट है DW इक्वल टू नहीं है, हाँ FDS का इंटीग्रेशन ये ऑलवेज ट्रू होता है। तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट हमारे पास क्यों होना चाहिए? टॉट डी थीटा होना चाहिए ना, और होता भी है। आइए डिराइव कर लेते हैं इसे। देखिए यहां पे एक चीज आपको समझ में आएगी कि टर्क प्रोड्यूस करता है हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स, और परपेंडिकुलर फोर्स अभी तक हमारे पास जितने भी आए थे वो सारे साइन थीटा के फॉर्म में आए थे। ये हम क्या बोले थे कि परपेंडिकुलर फोर्स होगा और वहां पे F और R के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है। यहाँ पे आपको ये भी दिख जाएगा कि ये जो साइन थीटा वाला मामला है वो याद मत रखिएगा, परपेंडिकुलर वाला मामला याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा आने वाला है। R क्रॉस F करिए, या यहाँ पे F के साथ कॉस थीटा वाला आने वाला है। थोड़ी सी बात है, समझ में आ जाएगी आराम से। देखो मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी पे मान लो कोई एक पाइवोटेड पॉइंट है जिसके अबाउट इसको रोटेट करवाना है। ठीक है, मान लीजिए कोई पाइवोटेड पॉइंट है, एक बॉडी यहां पे थी, एक पार्टिकल जिसका मान लो m मास है, d मास हुआ, नहीं इसको थोड़ा सा मतलब जैसे रोटेट किया ना, तो ये पार्टिकल मान लीजिए थोड़ा सा रोटेट हुआ, बहुत थोड़ा सा, मान लेते हैं d थीटा रोटेट हुआ। कितना? d थीटा रोटेट हुआ, बहुत छोटा सा। फोर्स कैसे लगा होगा इसमें? आप चाहे तो फोर्स किसी एंगल पे लगा लीजिए, आप परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं किसी एंगल पे। मान लेते हैं इस पे फोर्स लगा है इस तरह से, ये इस पार्टिकल पे जो इंडिविजुअल फोर्स लगा है वो इसे लगा, मान लो अल्फा एंगल से, कोई दिक्कत? या मान लो ये वाला, ये फोर्स होगा ना, ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल अल्फा हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे साइन थीटा में cos थीटा भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, ये एंगल नहीं लीजिए, एक एंगल से दो काम हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये रड यहाँ पे है और ये रड अगर बहुत स्मॉल रोटेट हुआ है तो ये आपको कर्व दिखेगा कि स्ट्रेट दिखेगा? बस छोटा चीज के लिए हमको लगता है कि आप ये बताइए, ये सर्कल है ना, इतना छोटा पॉइंट, ये आपको स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, तो डी थीटा हमेशा स्ट्रेट होगी। डी थीटा के लिए ये जो डिस्प्लेसमेंट है लीनियर वाला, वो आप स्मॉल मान सकते हैं, डिस्टेंस टाइप का, या कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप थीटा इक्वल टू L/R जानते हैं ना, उससे भी काम बन जाएगा। हम लोग ये मान लेते हैं तत्काल कि ये जो लाइन है, जिस लाइन के थ्रू ये यहां से यहां, ये स्ट्रेट टाइप का थोड़ा सा मान लेते हैं तत्काल, और इससे ये अल्फा एंगल पे एक्ट किया है, क्या फर्क पड़ता है? चलिए, ये फोर्स लगा F। अब बताओ तर्क कौन बनाएगा? ये F बनाएगा? नहीं, F का R के अलोंग वाला जो
आर के परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट होता है वो टर्म बनाएगा, इसको परपेंडिकुलर फोर्स कहते हैं। ये कंपोनेंट हो जाएगा आपको कौन सा, साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इसके अलाउंग जो लगा है ये वाला कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर फोर्स है ना, क्या इसका वैल्यू कितना आएगा, जो कि आपको परपेंडिकुलर फोर्स से मतलब है ना, F cos अल्फा आएगा, यस हो तो F cos अल्फा आएगा। गुड, आप हमें ये बताइए, डिस्टेंस मान लेते हैं R, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ये करवाने में स्मॉल वर्क डन हुआ होगा, बोलो नहीं, स्मॉल वर्क डन करवाने में, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाने में मान लीजिए स्मॉल वर्क डन हुआ होगा, और ये वर्क डन कैसे निकलेगा, देखो यहां पे अगर S छोटा है तो आप इस फोर्स की वजह से वर्क डन निकालेंगे ना, Fs cos थीटा, बोलो ना, यस सर, यस, Fs cos का चलेगा थीटा, आपको याद है ना, वर्क डन एट एंगल दे, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर F एंगल पे लगता है, बट अगर इधर डिस्प्लेस हुई है तो Fs cos थीटा होता है ना, F cos थीटा इधर S क्या हुआ है पता है, यहाँ पे फोर्स लगा है और बॉडी इधर डिस्प्लेस हुई है, लीनियर, हमें लीनियर वाली फोर्स से हम लोग रोटेशनल वाला वर्क डन निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने जानबूझ के ये एंगल माना ताकि ये डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल पता हो, चलेगा, बोलो ये क्या हो गया आपका Fs cos, नहीं चलो थीटा, सॉरी थीटा नहीं अल्फा होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है, फोर्स इधर लगा है, इसके बीच में जो भी एंगल हुआ Fs cos अल्फा, कोई दिक्कत। आप हमें ये बताइए, इसे हम ये लिख सकते हैं F cos अल्फा इंटू S, और ये S क्या है, ये वाला S है ना, जरा देखो तो S कितना आएगा, S को भी रिप्लेस ही कर देंगे, S को या ds को, एक ही बात है, ये S है, S ये ना है, ये एंगल कितना है थीटा, और ये कितना R, आपको पता है कि थीटा इक्वल टू L बाय R होता है, मतलब d थीटा इक्वल टू L मतलब S बाय R, तो S इक्वल टू R d थीटा होगा ना बाबू, बोलिए, थीटा इक्वल टू L बाय R होता है, तो थीटा L बाय R, हमें S चाहिए तो R d थीटा लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। एक बात और बताइए, क्या ये वो वही फोर्स है जो आपको चाहिए परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर फोर्स है, आर्म लेंथ के परपेंडिकुलर फोर्स है, और आर्म लेंथ के जो परपेंडिकुलर फोर्स होता है वही टर्क बनाता है, बहुत सुंदर। और S को यहां पे हम लोग रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, R d थीटा। अब बताओ, परपेंडिकुलर फोर्स और आर्म लेंथ का प्रोडक्ट टर्क होता है, परपेंडिकुलर फोर्स और आर्म लेंथ का प्रोडक्ट टर्क में होता है, तो d W, ये W है वर्क डन, इसको टाउ लिख सकते हैं, बोलो F क्रॉस R, यस टाउ होता है, F क्रॉस R नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर्म लेंथ, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर्म लेंथ टर्क होता है ना, टाउ डी थीटा। क्या यही चाहिए था तुम्हें, अब तुम्हें टोटल इंटीग्रेशन चाहिए, मतलब टोटल वर्क डन चाहिए, तो इंटीग्रेट कर लीजिए, बात खत्म, कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक, आई बात समझ में, आपको ये टोटल वर्क डन आ जाएगा, नोट कर लीजिए तो फटाफट, फिर सवाल से समझ लें इसे। देखिए सवाल सीधा सीधा है, हमें आई पता है, इनर्शिया टाउ पता है, हमसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय डी टर्क बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस, इसका मतलब हो गया कि इनिशियल ओमेगा आपके पास 0 है, आपको क्या निकालना है, टर्क, मतलब वर्क डन बाय टर्क निकालना है। ये तभी पॉसिबल है जब आपको टाउ डी थीटा पता हो, मतलब थीटा पता हो, पता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, 900 आंसर, डिस्प्लेसमेंट 900 देख लेते हैं, W डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, हमसे पूछा गया है। अच्छा देखो, आई और टाउ से अल्फा निकल सकता है, टाउ बराबर आई अल्फा, मतलब आपको अल्फा आ सकता है, अल्फा कितना होगा, देखो 2 होगा, आपको पता है ना कि I इक्वल टू सॉरी टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये रिजल्ट बिल्कुल भूलिएगा मत, टाउ इक्वल टू आई अल्फा काफी यूजफुल रिजल्ट है, यहां से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा टाउ बाय आई, टाउ कितना है 6 और आई कितना है 3, तो 2 अल्फा है, यूनिट क्या बनेगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर,
रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा आ गया आपके पास है बाबू। अब क्या चाहिए थीटा निकालने के लिए एस यू टी प्लस हाफ एट एच यू टी। अच्छा टी भी तो दे रखा है ना, टी कितना है 20 सेकेंड 20 सेकेंड है, कोई बात नहीं। तो अब देखो आपको अगर s निकालना होता था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर थीटा निकालना हो तो ओमेगा इनिशियल इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर चाहिए, थीटा चाहिए, ये आ जाएगा। पुट कर ले यहाँ पे थीटा निकाल ले, थीटा इक्वल टू कितना होगा ओमेगा इनिशियल 0, ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाफ अल्फा कितना है 2 और टी कितना है 20 सेकंड मतलब 400। तो कुल मिला के ये कितना आएगा 400 रेडियन है ना, 400 रेडियन ये आया आपका क्या डी थीटा। यस और नो, मतलब हमसे ये पूछा गया है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो डी ओमेगा सॉरी डी डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटीग्रेट होकर डब्ल्यू बनेगा ठीक। टॉप तो कांस्टेंट है बाहर कर लो कितना 6, और ये जो डी थीटा है आपको थीटा का वैल्यू आया है, तो जी थीटा इंटीग्रेट होगा मतलब शुरू में स्टार्टिंग प्रोग्रेस मतलब कोई पोजीशन नहीं था, कोई एंगुलर वेलोसिटी सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं था, छापो नहीं पहले समझो, और बाद में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बनाया 400, ये करना था बस हो गया। तो यहां से आपके पास आ गया है सर W वक्र इक्वल टू 6, आपको पता है टी थीटा कितना होता है थीटा, थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको 400 बट्टा 0, वैल्यू 400 रखाएगा और ये 6 गुना 400 बराबर 2400 एनर्जी है, वक्र है तो जूल आएगा। समझ पाए, फिर से समझाए एक बार देखो सर, हमें निकालना है वक्र, वक्र का फॉर्मूला होता है टाउ टी थीटा का इंटीग्रल, ठीक है। अब हमें अगर थीटा पता चल जाए, क्योंकि टाउ तो पता है साक्षात 6, अगर थीटा पता चल जाए या डी थीटा मतलब थीटा पता चल जाए तो कहां बन जाएगा, थीटा मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, हमें पता है s इक्वल टू यू टी प्लस या कोई भी इक्वेशन आप रख सकते हैं s स्क्वायर v स्क्वायर u स्क्वायर 2as भी यूज कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो यहां से अगर आपको स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है मतलब इनिशियल वेलोसिटी एंगुलर 0 होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है इसलिए एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी 0। हमको पता है कि आई और टाउ की मदद से अल्फा निकाल सकते हैं, क्योंकि टाउ इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इक्वल टू टाउ बाय आई, टाउ बाय आई 2 रेडियन पर सेकंड। अब आपको एक्सीलरेशन वाला टर्म मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी वाला टर्म मिल गया और टाइम दे ही रखा है, तो क्या हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन इसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन थीटा, इसे थीटा आ जाएगा, थीटा कितना आया देखो थीटा हाफ, क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर सॉल्व कर लिए, बोलो यहां से थीटा आया, यहां पे थीटा आया, आपको डी थीटा नहीं आया, तो डी थीटा का इंटीग्रल थीटा ही तो होता है, डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होता है। हमें कहां से कहां तक मतलब स्टार्टिंग में कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं था, मतलब स्टार्टिंग में लिमिट पता चल गया ना, स्टार्टिंग में नो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0, और बाद में ये 20 सेकंड बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना बनाया 400 रेडियन, तो 0 से 400 रेडियन पर डी थीटा को इंटीग्रेट कर दिए, थीटा हो गया डी थीटा इंटीग्रेट हो गया थीटा, और 400 0 अपर लिमिट पुट कर दिए माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू 0 होगा, तो 400 into 6 2400 जूल आए। बोलो कोई दिक्कत? आपको याद होगा, इसको आप दूसरे तरीके से देखो, एक चीज और आपको पता है कि वर्क डन बाय दी ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या अभी अभी हमने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है? वर्क डन निकालना है, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी तुम्हें याद है? भाई वर्क डन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? स्टार्टिंग में फाइनल कितना था? हाफ आई, फॉर्मूला क्या था याद है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाइनल माइनस हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, हाफ ओमेगा कॉमन ले लीजिए, सॉरी ओमेगा कॉमन नहीं आएगा, हाफ आई कॉमन ले लीजिए, फाइनल इनिशियल तो 0 ही है, इसी तरह से खाली फाइनल वेलोसिटी निकल जाए तो काम बन जाएगा, और फाइनल वेलोसिटी आपको ये सब दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आप, हाँ निकल आया ना। तो मतलब इसी चीज को बनाने का दूसरा तरीका भी हो सकता है, और ये तरीका कहलाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि इसके लिए एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी एप्लीकेबल है। आइए थोड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम भी देख ही लेते हैं, इसी पे समझो।
फिर बताएंगे यही सवाल को कैसे बनाना है। फिर से देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम इसके लिए कैसे यूज करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम, देखो ये थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, नहीं ये कहता है वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, चाहे जो भी फोर्स हो, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ में? तो इसे डिराइव कर लेते हैं, देखते ये क्या वही रिजल्ट देता है जो हमें चाहिए। नियम के हिसाब से वर्क डन इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इनिशियल देना चाहिए। मतलब आप W छापना नहीं समझना, हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, क्या यही आना चाहिए? आना चाहिए ना। आइए करके देख लेते हैं। देखो अभी हमने सीखा है कि W वर्क डन इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ टॉ डी थीटा, कहां से? थीटा 1 से थीटा 2 तक, ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल। बोलो कोई दिक्कत? ओमेगा वर्क डन, ये ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, ये वर्क डन है, दोनों एक जैसा है। ओमेगा को थोड़ा मोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आप हमें ये बताइए, क्या हम इसे टॉ को आई अल्फा लिख सकते हैं? इसको डी थीटा रहने देते हैं। टॉ इक्वल टू आई अल्फा, बाद में रखेंगे। टॉ इक्वल टू आई अल्फा अभी देखा आपने, बोलिए कोई दिक्कत? आई। अब जरा बताओ अल्फा को क्या लिख सकते हैं? डी ओमेगा बाय डी टी। बाबू डी ओमेगा बाय डी टी चलेगा? बोलो इनटू डी थीटा। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। एक बात और बताइए आप कि ओमेगा डी ओमेगा थीटा डी थीटा बाय डी टी, इसको ऐसे करते हैं, आई को रहने देते हैं, डी ओमेगा है ये, और डी थीटा बाय डी टी को ओमेगा लिखते हैं। याद होगा आपको ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी होता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा। देखो इंटीग्रेशन डिस्टेंस से वेलोसिटी को कर रहे हैं, बोलो या तो कोई दिक्कत? मतलब अब हमें आई को बाहर कर लेते हैं और ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा, ओमेगा डी ओमेगा के टर्म में इंटीग्रेट होगा। कहां से? इनिशियल से फाइनल तक। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद यहां पे लिख रहे हैं, देखना ध्यान से। तो आपके पास ये क्या है? वर्क डन, इसको वर्क डन कहते हैं। वर्क डन इक्वल टू आई तो फिक्स ही रहेगा नहीं, अब ये हो जाएगा हाफ हो गया। अच्छा ओमेगा स्क्वायर बाय 2, ओमेगा डी ओमेगा के टर्म में इंटीग्रेट होगा तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इनिशियल से फाइनल तक हो गया। हाफ बाहर ले लेते हैं, आई बाय 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, और इसी को लिखते हैं हम लोग हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। होना ही चाहिए था, हुआ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर वर्क डन हुआ रे। इच्छा हो तो छाप लीजिए। आइए एक सवाल कर लेते हैं। ये पुराना वाला सवाल कोई वर्क एनर्जी थ्योरम से कर ले। जैसे देखो यही व्हील थी ना बाबू, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा था कितना? 3 kg पर मीटर, 3 kg मीटर स्क्वायर, और टॉ इसका दे रखा था 6 न्यूटन मीटर। नहीं, और हमसे ये पूछा गया कि फाइंड वर्क डन बाय टर्क इन 20 सेकेंड। 20 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब हो गया कि ओमेगा इनिशियल इसका कितना है? 0। अगर हम इसे वर्क एनर्जी थ्योरम से करें, हमें सिर्फ
क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा फाइनल, क्योंकि ओमेगा इनिशियल यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ओमेगा इनिशियल जीरो नहीं होगा, स्टार्ट तो जीरो हो गई। और अगर फाइनल हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो हाफ आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर, तो सिर्फ हम लोग ओमेगा फाइनल निकाल लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल टू एस, एस तो पता नहीं है, क्या क्या पता है आपको, u प्लस ए टी, हाँ v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, अल्फा तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा बाबू, नहीं टॉ इक्वल टू आई अल्फा से, टॉ इक्वल टू आई अल्फा से, अल्फा कितना आया था 2 आया था, नहीं 2 आया था, तो ओमेगा फाइनल ये जीरो हो गया, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 रेडियन पर सेकेंड, बस हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी पता चल ही गई कितनी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी हाफ आई का वैल्यू कितना है 3 और ओमेगा स्क्वायर, फाइनल ओमेगा कितना है 40 का स्क्वायर करिएगा तो 16, ये आ गया हाफ 3 इंटू 1600, 8 दिया 24, 800, ये आया आपका 2400 जूल। अब आपको पता है कि बबल इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2400 जूल। आंसर सेम एप्लीकेशन होगा, अगर आपने वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम कर रखे हैं तो इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे हम काफी सवाल आपको करवा रखे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बेस, तो कैसे यूज करना है ये समझ ही गए। हाँ, यहाँ भी वर्क एनर्जी थ्योरम एप्लीकेबल होगा, ये जानना जरूरी है। एक सवाल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे, क्योंकि यहाँ भी अगर वर्क एनर्जी थ्योरम लग रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी यहाँ भी कंजर्व होगी। आइए एक सवाल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन पे कर ले, और वहीं पे एक छोटा सा कंसेप्ट भी होगा जिसको हम लोग कहते हैं हिंज फोर्स, वहीं पे साथ में डिस्कस कर देंगे। जिस तरह से देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं, कुछ टर्म कंडीशन क्या था कि सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव हो तभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। कंडीशन ये है कि ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, सारे फोर्सेस कैसे हो कंजर्वेटिव, नहीं मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट होना चाहिए। अब ये कह सकते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट होने चाहिए, नहीं एप्लीकेबल होने चाहिए, और साथ में एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं हो ना, एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं हो, है ना। हाँ, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, जब ये कंडीशंस होंगे तभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम जो होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगा। इन सारी शर्तों के साथ प्रूफ कैसे करते हैं, कर चुके हैं, अभी नहीं करना, इस पर टाइम वेस्ट, सवाल करने से समझिए इसे। एक क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रड है, इस रड को ऐसे हवा में, इस ये है आपका पाइवटेड पॉइंट, पाइवटेड पॉइंट को हिंज पॉइंट भी कहते हैं। देखो पाइवटेड पॉइंट क्या होता है, जैसे हिंज क्यों कहते हैं इसे, नहीं हिंज भी आता है, वो स्क्रू सब देखते होंगे, उसको हिंज ही तो कहते हैं जो उसमें लगता है, पत्ती जो लगती है दरवाजे की में, उसको हिंज ही तो कहते हैं ना। तो वो हिंज क्या करता होगा, आप इमेजिन करो कि वो हिंज के प्लेस पे आपको रख दिया जाए, तो आप उसको ऐसे होल्ड किए नहीं रखोगे, तो यहाँ पे कंटेक्ट फोर्स वो डेवलप नहीं करेगा। तो वो जो कंटेक्ट फोर्स होता है जो कि हिंज या पाइवटेड पॉइंट लगाती है, उसे आप हिंज फोर्स कहते हैं। हाँ, वो कंटेक्ट फोर्स कैसे निकालना है, बस इसका टेक्निक आपको समझना है कि वहां पे कंटेक्ट, जैसे ऐसे देखो नॉर्मल फोर्स अगर तुमसे ये पूछा जाए कि भाई ब्लॉक यहाँ पे है, नहीं 10 kg का ब्लॉक है, बताइए कंटेक्ट फोर्स कितना लगेगा, तो सीधी सी बात है mg n के बराबर होगा। यहाँ पे कंटेक्ट फोर्स नॉर्मल, ये तो स्वाभाविक बात थी। लेकिन जहां वो पाइवटेड पॉइंट पे जो हिंज फोर्स होगा, वो कंटेक्ट फोर्स कैसे निकालेगी, किधर लगाएगी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट होता है। आइए उसे समझ लेते हैं। अब आप इसे जब छोड़ देंगे, नहीं रिलीज कर देंगे इसे, और देखो हिंज फोर्स में वहां पे फ्रिक्शन भी अवेलेबल होता है,
अभी फिलहाल मान लेते हैं कि हिंज में वहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जब आप इसे छोड़ दोगे एकदम पूरा ग्रीसिंग है, पूरा ऑयलिंग है, जिससे कोई फ्रिक्शन नहीं लग, ऐसे दरवाजे में लगता है ना फ्रिक्शन की वजह से मतलब आप साउंड करता है ना का ऐसे कुछ आवाज करता है ना, घर अजीब सा आवाज करता है, दरवाजे वाला साउंड जो होता है, तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही हो रही होती है ना साउंड। अगर मान लीजिए इसमें आप ऑयल डाल देते हैं या ग्रीस डाल देते हैं, वो साउंड बंद हो जाता है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता है। तो मान लेते हैं ऑयलिंग है और फ्रिक्शन एब्सेंट है, जब आप इसे छोड़ दोगे तो एकदम से आराम से ये नीचे गिर जाएगी, नहीं गिर जाएगी, और गिर के सीधी हो जाएगी रड, ये रड सीधी हो जाएगी। वेरी गुड। ये रड जब नीचे आ गई तो हुआ क्या होगा, इसके पास अल्फा अल्फा आएगा वो अपनी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, शुरू से छोड़ दिए, लेंथ L था, मास M था। हमसे पूछा ये गया है कि आपको बताना है कि इसमें इसका क्या निकालना है, ओमेगा बता दो, ओमेगा मत बताओ, वर्क डन बता दो, वर्क डन थ्योरम है ना, वर्क डन बता दो, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना। क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करवाए यहाँ पे, देखो क्या क्या फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन एब्सेंट है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। आई बात समझ में, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी वहां से आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन कर दीजिएगा। आई बात समझ में। मतलब आप ये देखिए कि क्या आपके लिए जो टर्म कंडीशन एप्लीकेबल है, फ्रिक्शन है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स है नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे गिर रही है, mg की वजह से नीचे गिर होगी, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करवा सकते हैं आप। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आप ये कह सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आप बताइए क्या आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी? नहीं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी आपके पास? नहीं। क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास? पक्का सत्य बोल रहे हो? वहां पे मान लेंगे तब भी ग्राउंड फ्रेम ऑफ यस यस। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी कहां से निकालेंगे, उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट लेना होता था। अगर आप यहां से मान रहे तो होगी, यहां से मान रहे तो नहीं होगी। आप कहां, वो डिपेंड करता है, आप उस पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। आप रेफरेंस पॉइंट कहीं भी मान सकते हैं, बीच में भी मान सकते हैं। हमने रेफरेंस पॉइंट ही यहां माना तो नहीं होगा, ठीक। आप यहां भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी? माइनस mg, लेंथ कितना हुआ, कितना ये हाइट नीचे आया है, ये लाइन लेंथ हाइट नीचे आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी होगी? बोलो दे। यस भाई, याद है पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे थे तब, सेंटर ऑफ मास से हाइट लेते हैं तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया? L/2 ना, सेंटर ऑफ मास L/2, mg L/2 नेगेटिव हुआ क्योंकि नीचे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें निकालना ही तो है, बोलो कोई दिक्कत? तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ गया आपका, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? mg L/2। आप बताइए वर्क डन निकालना था, तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो भी है वही वर्क डन आएगा। तो वर्क डन इक्वल टू कितना? mg L/2 यही आएगा। वैल्यू तभी दे रखा होगा तो सॉल्व करिए, बाकी बात कर लो। हाँ जी, यहाँ पे प्लस होगा, कहाँ बीच? ये वाला, ओ सॉरी छाप लीजिए। आई बात समझ में? बोलो, यहीं पे तुमसे ओमेगा बोल दिया जाए, निकाल दोगे आप ओमेगा? अरे भाई, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई रड है, किसी एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? mg L/2। क्या किसी इंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है? यस, ml/3 ml/3।
ऋण है ना, ml/3 और ओमेगा स्क्वायर तो निकालना ही है, ओमेगा स्क्वायर निकल जाएगा, कट्टो कट्टो खेलोगे हो जाएगा बाबू। क्या कितना आएगा ओमेगा, आप बोलो। इंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट 12 होता था ना, ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, L से M रूट अंडर 3g/L से एक L कटे ना, 3g/L, ये रहा आपका आंसर, छाप लीजिए। इस तरह से मैकेनिकल एनर्जी को भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की सभा करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं कल फिर नए कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।